हेलो भाई बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स लेकर मैं आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए वन शॉट्स में आज हम जानेंगे क्लास 10th की साइंस का बायोलॉजी चैप्टर 1 के बारे में, जो हम सब पढ़े हैं पोषण, इसको जैव पराक्रम के बारे में, है ना, जिसमें पोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू आप सभी के लिए, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में आपको पूरा जो पोषण आपका है वो पूरा आपको एक बार में क्लियर किया जाए और पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से जेएमएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार स्वागत है। तो चलिए हम सब लोग आज शुरू करते हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बाबू आपका पोषण। क्या नाम है बाबू इसका? तो पोषण। क्या बोलेंगे इसका? पोषण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पोषण के बारे में बात करेंगे तो इस चैप्टर में एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस पोषण में पूरा चैप्टर 1 में पोषण के बारे में क्या क्या है। तो चलिए ज्यादा करके शुरू करते हैं हम लोग बाबू। सबसे पहला जो आपको पढ़ने को मिलेगा बाबू इस पोषण में, सबसे पहला कि पोषण किसे कहते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है बाबू, पोषण के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पोषण है क्या, पोषण किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पोषण में है कि पोषण में कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, यानी पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है। यानी किसके द्वारा? तो पोषण द्वारा क्या करता? जीव जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है और उसे ऊर्जा उत्पन्न करने में या शरीर की वृद्धि, निर्माण तथा जैविक क्रियाओं के संचालन में उपयोग करता है, उसको हम पोषण कहते हैं। यानी पोषण एक वह प्रक्रिया होता है जिसमें इंसान क्या करता है वो, इसमें जीव अपनी भोजन को ग्रहण करता है और ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसके साथ साथ क्या करता है तो शरीर की वृद्धि होता है। जैसे हम सभी लोग खाना खाते हैं, है ना, भोजन लेते हैं तो हम लोग का शरीर का आकार बढ़ता है ना, हाइट बढ़ता है, शरीर का फिटनेस बढ़ता है। उसी तरीके से जीवों में भी इस तरीके की क्रियाएं होती है। और मरम्मत का क्या होता है? तो मरम्मत होता है जैविक क्रियाओं का जो संचालन होता है वो भी इसको उपयोग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। दूसरा आपका इसमें श्वसन के लिए कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक अणुओं के ऊर्जा क्या करता है, तो पोषक अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करता है। किसने में? तो श्वसन में। तीसरा से क्या है तो परिवहन। परिवहन की बात करें तो परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। क्या होता है? तो परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जाना। तो इसमें कैसा होता है तो परिवहन में कि शरीर के विभिन्न भागों तक, किसके बाबू? तो शरीर के विभिन्न भागों तक पोषक तत्व, गैस एवं अवशिष्ट पदार्थों पहुंचाने की जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परिवहन कहते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको? तो हम लोग परिवहन कहते हैं। इसके साथ देखिए ध्यान से उत्सर्जन है, जो कि आप पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उत्सर्जन के बारे में, है ना। उत्सर्जन क्या होता है इसमें देखेंगे कि उत्सर्जन है कि शरीर में जितने भी कचरा होते हैं, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बोलते हैं कि शरीर में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जितने भी शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? तो उत्सर्जन कहते हैं। अगला है प्रजनन। प्रजनन की बात करेंगे तो प्रजनन में आप जानते होंगे कि प्रजनन की प्रक्रिया में एक नए जीव का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नए जीवों का निर्माण होता है, उस प्रजनन होता है। तो चलिए डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं, लिखा हुआ है कि नए जीवों का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होता है, क्या वो जो नए जीवों के प्रकार जन्म देता है, नए प्रकार का जीव बनता है, निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रजनन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे आता है वृद्धि। तो आप सब लोग जानते होंगे कि वृद्धि कि शरीर के आकार, ऊंचाई एवं भार में वृद्धि होना। जैसे कोई छोटा होता है तो छोटा धीरे क्या होगा, उसके शरीर का आकार बढ़ेगा, पतले से मोटा होगा, छोटा से बड़ा होगा, है ना। इस तरीके पूरा भार है, वजन कम है, जब शरीर बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो उसका बॉडी का वेट भी बढ़ेगा, है ना। इस तरीके जो वृद्धि होना होता है वो किसमें कहलाता? तो वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तो ये वृद्धि कहलाता है। आगे देखेंगे पोषण के बारे में, अभी जो पढ़े थे ध्यान से दीजिएगा। पोषण क्या था? तो बताए थे
कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है और उसे ऊर्जा उत्पन्न करने में, शरीर की वृद्धि करने में, निर्माण करने में, मरम्मत तथा जैविक क्रियाओं के संचालन के उपयोग जो करता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग पोषण कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पोषण के अप्रकार के बारे में। अब जो पोषण पढ़ लिए, पोषण सीधी से पढ़ ले, वो भोजन ग्रहण करता है जिसको तो जीवों को क्या करता है वो तो अपना वृद्धि करता है, आकार बढ़ाता है ना। अब इसका प्रकार के बारे में देखेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होता है। तो सबसे पहला पोषण के प्रकार में देखेंगे तो पोषण का प्रकार लिखा हुआ है पहला स्वपोषण। क्या लिखा हुआ? स्वपोषण। यानी स्वपोषण एक ऐसा पोषण होता है जिसमें वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी खुद से बनाता है। चलिए देखते हैं क्या है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, यानी जो हरा पेड़ पौधा होता है जो वो खुद से अपना भोजन तैयार करता है, खुद से बनाता है, किसी अन्य जीवों पर या किसी दूसरे पर निर्भर वो नहीं होता है ना। ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन संश्लेषण करता है। ये संश्लेषण द्वारा क्या करता है? वो तो बनाता है। इसके द्वारा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बिल्कुल खुद बना लेता है, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होता है। उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका है हरे पेड़ पौधे, है ना। दूसरा परपोषण में है कि परपोषण उन जीवों को बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, है ना, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो परपोषी जीव कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? परपोषी। ये देखिए लिख सकते हैं। आप इसको लिखने मिलेंगे तो बड़ा आसान होगा, इसे याद नॉर्मली आपको याद भी होगा। सिंपल भाषा में इसको देख सकते हैं कि ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद ना बना करके, स्वयं ना बना करके किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं? तो परपोषी बोलते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण की बात करेंगे वो तो मानव है, मनुष्य है, और हम सभी मनुष्य जो कि खुद से ना बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर होते, है ना। चलिए उसके बाद क्या है? पशु पक्षी, अमीबा, और ये सब जो क्या है किसी दूसरे पर निर्भर होता है। ऊपर पोषण कैसा प्रकार है? तीसरा है मृतजीवी पोषण। ये सब पोषण के प्रकार है। मृतजीवी पोषण में क्या होता है? थोड़ा से देखिएगा बाबू। मृतजीवी पोषण में, मृतजीवी पोषण होता है कि वे जीव जो मृत एवं सड़े गले जैव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो जीव मरा हुआ कुछ होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी खुद से नहीं बनाता, खुद से शिकार नहीं करता। वो क्या करता है? जो मृत होता है एवं सड़े गले जो जैव पदार्थ होते हैं उससे अपना भोजन को प्राप्त करता है, उससे भोजन प्राप्त करता है। उसे क्या बोलते हैं बाबू? तो हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। उससे अपना पोषण, जो अपना खाने की जो प्रक्रिया है, वो जो चीज गला सड़ा है, कुछ मर गया है, उसके बाद उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगला क्या इसमें? परजीवी पोषण, जो दूसरे जीवों पर निर्भर है। क्या देखिएगा क्या इसमें? कि वे जीव जो किसी अन्य जीवों के शरीर में या शरीर पर रहते हुए उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो परजीवी पोषण कहते हैं। तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहा है कि अपना भोजन करता है, अपना खुद से नहीं, कोई दूसरों को मार के देगा, दूसरों को ला के देगा, तब जाकर अपना भोजन करेगा। खुद से भोजन को वो नहीं बनाएगा, नहीं करेगा, दूसरे के द्वारा जो आएगा उस पर वो क्या करेगा? वो तो करेगा। उसको क्या बोलते हैं? तो परजीवी पोषण कहते हैं। जिसमें आता है क्या? तो फीता क्रेम, प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है? मलेरिया को क्या करता है? फैलाता है। किसको फैलाता है? तो मलेरिया को फैलाता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वो क्या है? प्राणी संपोषण। क्या होता है? तो प्राणी संपोषण में क्या क्या है? चलिए देखते हैं। प्राणी संपोषण का अंतर्गत इसमें है कि वह जीव जो ठोस या तरल भोजन ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, वो भोजन को क्या करता है? या तो ठोस करेगा या तो पूरा तरल अवस्था में जो रहेगा, लिक्विड अवस्था में रहेगा, उसको करेगा ग्रहण कर उसे शरीर के भीतर पचाता है। तो कोई भोजन करता है तो शरीर काम करता है, तो शरीर के
भीतर ही पचता है ना। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, अमीबा आदि ये सब चीजें जो बाबू, ये सभी जो है वो क्या करता है, तो प्राणी संपोषण क्या हुआ, तो प्राणी संपोष प्रपोषण है, जो कि आपको उदाहरण क्या है, वैसे जीव जो या तो ठोस करेगा या तो तरल करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं या तो ठोस अवस्था में करते हैं या तो उसको तरल अवस्था में करते हैं। उसको क्या, जैसे कि सहजीवी पोषण देखेंगे अगला भाव क्या है, तो सहजीवी पोषण में क्या होता है कि दो जीवों के बीच, इसके बीच यानी कोई दो जीव है, उन दो जीवों के जो बीच है, वह जाने क्या है कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है। याद रखिए क्या बोलते हैं कि दो जीवों का संबंध होता है जिसमें दोनों का लाभ होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, तो सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि लाइकेन होता है, क्या होता है, लाइकेन, जिसमें आपको देखिए लिखा गया है कवक, और क्या होता है, शैवाल। उसके बाद क्या है, भोजन के बारे में, किसके बारे में, तो भोजन के बारे में क्या, फूड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं भोजन के, उसमें भोजन वे सभी जैविक पदार्थ होता है जो शरीर में प्रवेश कर अवशोषित होते हैं तथा शरीर की वृद्धि, क्षति की मरम्मत, है ना, ऊर्जा उत्पादन, है ना, ऊतकों की संरचना, जनन क्षमता एवं शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या करता है, तो संचालित करने में सहायक होते हैं, सहायता करता है। भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि उसे स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाए रखता है। आज के समय में भोजन हम सब लोग को बहुत जरूरी है। सिर्फ भोजन इसलिए नहीं करते कि भोजन खाने से हम मोटे होंगे, भोजन कर सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि भोजन करने से हमको ताकत मिलेगा, सिर्फ भोजन हम इसीलिए नहीं करेंगे कि हमको सिर्फ क्या करेगा, जनन क्षमता को बढ़ाना है। ये सभी तरह की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है। जो पहला खुद बताया आपको, सबसे पहला मरम्मत क्या होता है, तो सबसे पहले शरीर को वृद्धि करता है, जो शरीर में क्षति होता है, जो नुकसान होता है उसको मरम्मत करने का काम करता है। जो कुछ का टूट जाता है, जो कुछ का मरा हुआ कुछ का होता है ना, फिर उसको जब भोजन का न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छे अच्छे पोषण प्रोडक्ट खाते हैं, तो हमारा शरीर का एनर्जी बना रहता है, ऊर्जा बना रहता है। देखिए ऊर्जा उत्पादन क्या है ना, ऊतकों की संरचना करना, जो हमारे है ना बॉडी के अंदर जितने सेल्स टिश्यू होते हैं, है ना, उसको बनाए रखना। उसके बाद क्या है, तो अनेक सिर्फ शरीर का काम ये नहीं कि भोजन पोषण देता, बल्कि हमारी पूरी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखने का काम भी करता है। कौन, तो भोजन। जब सही भोजन करेंगे तो, है ना, अगर सही न्यूट्रिशन वाला भोजन करेंगे तो डॉक्टर के पास ज्यादा जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी आपको पूरा कंप्लीट रूप से ठीक ठाक होगा। और अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन आप नहीं लेंगे, सही तरह से पोषण का आहार नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी को प्रॉब्लम होगा। तो अच्छे भोजन करना आज के समय में बहुत जरूरी है। तो चलिए अच्छे भोजन करने का केयर करेंगे, जिसमें आपका प्रोटीन मिले, वसा मिले, है ना, जो चीजें मार्केट में है अवेलेबल है ना, उससे आप खाइए, आपका बॉडी ठीक होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किस्म हो गया आपको, तो भोजन के बारे में आपका ये कंप्लीट हो गया, है ना। आगे देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो क्या पढ़े होंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण सीधे बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन खुद से बना लेता है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे, यानी हरे जितने भी पौधे होते हैं वो पर्णहरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, कि क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी स्वयं बनाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके द्वारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिसके द्वारा, है ना, हरे पौधे अपने भोजन यानी अपने पर्णहरित की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में जल, वायुमंडल में क्या हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। कौन, तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो उसमें H2O जल होता है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का भी निर्माण होता है, जिसमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तो मुक्त करते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें वो आपका समीकरण के बारे में, किसके समीकरण के बारे में, जो हम बता रहे थे, किसके बारे में, जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाएगा, तो देखिएगा क्या है, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये हाइड्रोजन H2O जल का है, प्लस का सूर्य के प्रकाश का है। तो जब देखेंगे तो C6H12O6 बनता, प्लस में 6O2 बनता है, जिसके आप चलेंगे पर्णहरित के बारे में। किसके बारे में, पर्णहरित, जिसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर अभी क्या है, हरित लवक के बारे में। किसके बारे में,
तो हरित लवक के बारे में क्या होता है, तो यह पत्ती में, किसी बाबू, यह पत्ती में उपस्थित हरे रंग की अंडाकार रचना होती है जिसमें हरित वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। यही रचना प्रकाश यानी संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में क्या करता है, तो सहायता करता है, मदद करता है। इसमें जो क्लोरोफिल होता है, पनहरित जो होता है, हरित लवक होता है, वो किसमें होता है, तो हरित जो वर्णक होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिसमें हरित वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। यही रचना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में संपन्न करने का काम करता है। यानी सूर्य की उपस्थिति भोजन खुद बनाना होता है, तो हरित लवक उसे पाया, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या होता है, क्लोरोफिल जो पत्ता बनाता है, हरे पत्ते में होता है। इसे बोलते हैं कि हरे पेड़ पौधा होता है, भोजन खुद से बना लेता है और हम लोग नहीं बना पाते। तो रीजन, दूसरी बात, पेड़ पौधे का पता हरा ही क्यों होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ये तो पढ़े ही होंगे, है ना। चलिए आगे इसमें बाबू है रंजक के बारे में। किसके बारे में, जिसको हम लोग पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स। रंजक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। रंजक वे जैविक अणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की विशेष तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। यानी सूर्य से निकलने वाला क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है उसका क्या करता है, तो अवशोषित करने का काम करता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोफिल। कौन बाबू, तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो क्लोरोफिल ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और वहां से भोजन बनाने का काम करता है। उसके साथ साथ जो लाल और नीला रोशनी को अवशोषित करता है तथा हरी रोशनी को क्या करता है, तो परिवर्तित कर देता है। उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग रंजक कहते हैं, जिसको हम लोग पिगमेंट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है आगे में, तो हरे जो पौधे होते हैं उसको पौधे बोलते हैं कि पौधे हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं। अगला जो प्रश्न होता है कि जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधा होता है बाबू, पौधे का जो पत्तियां होता है वो हरा ही क्यों दिखाई देता है, उसका जगह कलरफुल क्यों नहीं होता है, अलग अलग कलर्स क्यों नहीं होते हैं। तो चलिए सबसे बड़ा इसका रीजन है क्योंकि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल रंजक लाल एवं नीला तरंग दैर्ध्य वाली रोशनी को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि हरे नहीं कर पाता है ना। इसलिए उसका क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होने के कारण उस पत्ती का जो रंग होता है, पेड़ पौधे का जो रंग होता है, उसमें क्या होता है, तो हरा ही होता है। यानी हरे पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है, तो पौधे हरे रंग के इसलिए ही दिखाई देते हैं कि उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ कि रोशनी पर में रोशनी को क्या कर, जबकि लिखा है उसमें कि जबकि हरी रोशनी को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए पौधे का रंग कैसा होता है, तो हरा दिखाई देता है। आपको पीछे बता आपका। दूसरे में पर्णहरित के घटक, किसके बारे में, तो पर्णहरित के घटक के बारे में। चलिए देखते हैं पर्णहरित घटक क्या होता है। तो पर्णहरित के घटक में क्या वो देखेंगे कि पर्णहरित वह रंजक है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है, जो पौधे होता है उनको हरा बनाने में काम करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या कई अपघटकों से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है, तो पर्णहरित बाबू। क्या होता है, जो पर्णहरित होता है वो कई अपघटकों से मिलकर बना होता है, जो कि काम क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनका महत्वपूर्ण काम है। क्या काम निभाता है, तो कई अपघटकों से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से एक ही काम है कि जो रंजक होता है, पौधे का रंग जो होता है उसको हरा बनाने में इसका सबसे ज्यादा काम होता है ना। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, तो देखिएगा कि पर्णहरित ए में क्या होता है, पर्णहरित जो कि हरा नीला रंग का होता है, जिसमें पर्णहरित बी में, ए में बात करेंगे, बी में कैसा होता है, तो पीला से हरा रंग का। उसका देखेंगे क्या है, तो जैंथोफिल्स का, जैंथोफिल्स में क्या होता है, तो पीला रंग का होता है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए लिखा वो कैरोटीन नारंगी रंग का होता है। ये सभी रंजक, जितने भी रंजक इसमें हुए, ये सभी रंजक पौधे की पत्तियों में उपस्थित होते हैं और विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश से जितने में निकलने वाले तरंग दैर्ध्य होता है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है, वो सभी को क्या करता है, तो अवशोषित करने का काम करता है। अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। जो भी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, तो ऊर्जा में। किसमें, तो ऊर्जा में कन्वर्ट करके आपको ये सब चीजें देगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है बाबू तो एंजाइम के बारे में। किसके बारे में? तो एंजाइम्स क्या होता है तो देखेंगे। एंजाइम के बारे में देखेंगे तो एंजाइम होता है कि एंजाइम शरीर में पाया जाने वाला ऐसा जैव उत्प्रेरक होता है जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की गति को तेज कर देता है। यानी शरीर में जितना सारी रासायनिक प्रक्रिया होने वाला होता है उस रासायनिक क्रिया को क्या कर देता है तो तेज कर देता है, रासायनिक क्रियाओं गति को तेज कर देता है। जैसे कि पाचन, श्वसन आदि ये प्रोटीन से बने होते हैं और क्या होता है हर एंजाइम एक विशेष प्रतिक्रिया के लिए क्या होता है उत्तरदायी होता है ना। हर जगह पे क्या होता है अलग अलग तरीके से अपना अपना काम को करता है। क्या क्या करता है तो कोई क्या सबसे बड़ा काम क्या करता है बाबू? तो अभी तक बताया कि जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं तो उसकी गति को तेज कर देता है। जैसे कि क्या क्या तेज करता है तो पाचन की गति को तेज कर देता है, श्वसन की गति को तेज कर देता है। उसके बाद ये प्रोटीन से बने होते हैं। कौन बना प्रोटीन से होता है? जो एंजाइम होता है वो सिर्फ वो प्रोटीन से बना होता है और हर एंजाइम एक विशेष प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। हर एंजाइम अपने अपने काम के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रंध्र जो कि आप तो जानते होंगे है ना। रंध्र क्या होता है? तो रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले एक सूक्ष्म छिद्र होता है। जो पत्ती होता है बहुजान किया है ना, किसी पौधे का अगर पत्तियां बनाते हैं तो वो क्या होता है जो पत्ती के सबसे निचला जो भाग होता है, निचला छिद्र होता है वो क्या कहलाता है तो रंध्र कहलाता है। इसका काम क्या है? रंध्र होते हैं जो गैसीय विनिमय को, जो गैसीय विनिमय होता है वो गैसीय विनिमय और जल वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। प्रत्येक रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है। किस द्वारा होता है? तो दो रक्षक रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है जो इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रण करता है। किसको खुलने बंद होने नियंत्रण करता है? तो रंध्र को, जो कि क्या पहले पर ध्यान सुनिएगा फिर से बोल रहे हैं, लिखा हुआ है कि रंध्र पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाने वाले एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो गैसीय विनिमय होता है बाबू। वो गैसीय विनिमय को जल और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। प्रत्येक रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। ध्यान रखिएगा जो प्रत्येक रंध्र होता है वो कितने रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है? तो दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। चलिए उसके बाद उसमें है उपापचय। वो क्या है? उपापचय में क्या होता है तो देखिएगा उपापचय में बोल रहा बाबू कि कोशिकाओं के अंदर होने वाली सभी जैविक जो कोशिका हमारे शरीर के अंदर होता है उस शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर होने वाले जितने भी सभी जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचय कहते हैं। किसको कहते हैं उपापचय? तो क्रियाओं के, किसमें? क्रियाओं के अंदर होने वाली, किसके अंदर? तो क्रियाओं के अंदर होने वाली सभी जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं तो उपापचय कहते हैं। जो कि यह दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? तो उपापचय दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का होता है? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जिसको होता है, ध्यान रखिएगा, क्या है? उद्विकर। क्या बाबू? तो उद्विकर में क्या होता है तो निर्माण क्रियाएं जैसे प्रोटीन और संश्लेषण होता है। जो कि जिसमें सबसे पहला होता है अपचयन। क्या होता है? तो अपचयन में क्या होता है तो अपघटन क्रियाएं होती है। क्या होती है? तो अपचयन में अपघटन क्रिया होता है। जैसे कि ग्लूकोज का विघटन, उसमें होता है आपका प्रोटीन का संश्लेषण और इसमें क्या हो रहा है तो ग्लूकोज का विघटन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में, किसमें? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है कैसे? यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है? तो चल देखते हैं बाहर कैसे निकलता है। वो तो प्रयोग के द्वारा दिया गया है कि जलीय पौधे, किसमें? जो जलीय पौधे होते हैं जिसमें हाइड्रिया की कुछ टहनियां लेकर एक जल से भरे बीकर में रखे। यानी क्या करना है? एक जल से बीकर लेना है ना। उसमें क्या कर सकते हैं तो जलीय पौधों की हाइड्रिला कुछ जो टहनियां होता है उसको जल में क्या करना, भारे में लेना है। एक जल से भारे बीकर में रख ले। फिर एक क्या बोल रहा है, फिर एक कीप को उल्टे करके, यानी जो कीप होता है उसको क्या करेंगे, उल्टे करके उसमें डाले ताकि टहनियां पूरी तरह से क्या हो जाए, ढक जाए। जिस बीकर में टहनियां को डालेंगे वो टहनियां पूर्ण रूप से क्या हो जाए, ढल जाए, है ना। उसका क्या कीप के मुंह पर एक जल से भरी नलीदार बोतल रख देना। बोतल को उलट कर रख दे। इस व्यवस्था को धूप में रखे। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हाइड्रिला के टहनियां से बुलबुले निकल रहे हैं। यानी परीक्षण करने में, क्या करने में, परीक्षण करने पर यह पुष्टि होती है कि
वे बुलबुले ऑक्सीजन और गैस के हैं, जिससे कि यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होता है, यानी बाहर निकलता है। इसको आप एक प्रयोग के माध्यम से इसको आप देख सकते हैं। अगले इसमें अमीबा में पोषण के बारे में किसी बारे में, तो अमीबा में पोषण के बारे में कि अमीबा में पोषण क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अमीबा को पोषण के बारे में अभी चाहे बाबू तो अमीबा ध्यान सीखेगा। तो अमीबा एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होता है। जो अमीबा हो तो क्या है, एक प्रकार की वो एक कोशिकीय जीव है जो प्राणी पोषण करता है या अपने आसपास के भोजन को कूटपाद की सहायता से घेरकर एक खाद्यान्नी बनाता है। क्या बनता है, खाद्यान्नी बनाता है। कौन बनाता है, तो अमीबा। जो अमीबा हमारे शरीर में होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है जो हमारे प्राणी संपोषण करता है। जो प्राणी संपोषण अभी पहले पढ़ा है, जो अपने आसपास के जो जितने सारे भोजन होता है उसको कुटपाद की सहायता से घेर कर क्या करता है, उत्पाद की सहायता से घेर लेता है और घेर के एक खाद्यान्नी बनाता है। जो कि खाद्यान्नी में क्या है, तो खाद्यान्नी में पाचक एंजाइम प्रवेश कर भोजन को पचाता है। यानी खाद्यान्नी जब प्रवेश करता है तो जितने भी पचते भोजन होते हैं उस भोजन का प्रवेश करके क्या करता है, तो भोजन को पचाने का काम करता है। उसके बाद पचा हुआ भोजन, जो पचा हुआ भोजन होता है भाऊ, वो पचा हुआ भोजन क्या करता है, तो पचा हुआ भोजन कोशिका में अवशोषित हो जाता है। शेष अपच अंश को खाद्यान्नी कोशिका की सहायता से है ना चिपक कर बाहर निकाल देती है। शेष जो बच जाता है उसको बाहर निकाल देता है। अगर इसका है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे, वो किसके लिए हो, तो जो का प्रकाश संश्लेषण होता है, ध्यान रखिएगा। वो बोल रहा आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चलिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को कच्ची सामग्री कहां से मिलती है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधा होता है उस पौधों को कच्ची सामग्री की आवश्यकता है, तो ये कहां से मिलता है। तो पॉइंट फर्स्ट आपको दिया गया वो क्या है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। जो कि पहला आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से प्राप्त होता है, रंध्रों के माध्यम से क्या प्राप्त होता है ना। उसके बाद है दूसरा क्या मिलता है, तो जल। क्या मिलता है, तो जल जो मिलता है कहां से मिलता है, तो मिट्टी यानी मृदा से मिलता है। जल नीचे से जल द्वारा अवशोषित करके ऊपर जाता है ना। तो किसके द्वारा मिलता है, ये जल जो मिलता है मृदा के जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है। परहरित होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों के हरित लवक में पाया जाता है, जो क्लोरोफिल होता है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश जो है कि ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसके सहायता से इन सभी की चीजों का उनको सामग्री सब मिल पाता है। अगर पाचन के बारे में जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, क्या बोलते हो, पाचन यानी डाइजेशन के बारे में। तो पाचन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। पाचन क्या है कि पाचन वह पर जैविक प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की सहायता से जो भोजन करते जो पचता है वो वाला कि पाचन वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ यानी जितने भी कड़ा या जटिल भोज्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ जैसे कोई भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जो कि एक जटिल भोज्य पदार्थ का लगाता है। तो भोज्य पदार्थ को क्या बना देता है, तो सरल अणुओं में तोड़ देता है। क्या करता है, जो जितने भी छोटा साल में तो छोटा आप जानते ही है, तो सरल अणुओं में यानी छोटा छोटा अणुओं में क्या करता है, तोड़ देता है, तोड़ा जाता है, ताकि वे आसानी से अवशोषित होकर कोशिकाओं में उपयोग किया जा सके। किसमें, तो पाचन में। आगे बढ़ते क्या है कि मनुष्य का पाचन तंत्र, जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो क्या कहलाता है, वो तो ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो है पहला आहार नाल। क्या है, मनुष्य का पाचन तंत्र पहला आहार नाल, जो कि मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी नली पाई जाती है। जब मनुष्य का होता है क्या बोलते हैं, आहार नाल। उस आहार नाल में एक लंबी सी नली होती है जो मुख गुहा से शुरू होकर
यानी मुख गुहा से क्या करता है बाबू, ये शुरू होकर क्या देता है, तो गुदा द्वार, कहां तक, तो मुख द्वार से शुरू होता है नली, और गुदा द्वार पर क्या करता है, समाप्त होती है। इसकी लंबाई जो होता है वो लगभग 8 से 10 मीटर तक होता है। यानी इसका जो लंबाई होता है कितना होता है, वो तो 8 से 10 मीटर किसकी लंबाई होता है, तो आहार नाल की बोलेंगे, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है। और दूसरा है मुख गुहा, तो मुख गुहा में क्या है, तो यह आहार नाल का, है ना, प्रारंभिक भाग होता है। जो आहार नाल होता है वो सब उसका सबसे प्रारंभिक भाग कौन है, तो मुख गुहा है। जो ऊपर और नीचे जबड़े होते हैं, ऊपर और नीचे क्या है, जबड़ा है, वो तो दो मांसल ओट्स से बंद करते हैं। दो मांसल ओट्स होता है, उससे हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। मुख गुहा में दांत और जीभ उपस्थित होते हैं। तो सबको पता होगा कि हमारे मुंह के अंदर क्या है, तो दांत भी है और जीभ, जीभ ये बड़ा कॉमन सी चीज है। अब उसका मतलब देखिए, आप क्या है, मुंह में दांत और जीभ है, तो देखिए सबसे पहले जीभ के बारे में। जीभ क्या है, कि जीभ एक मांसल रचना है। यहाँ जो जीभ होता है वो क्या है, एक मांसल रचना है जो मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती है। मुख गुहा के सबसे पहले क्या है, फर्श है, वहां स्थित होता है। इसका अगला भाग स्वतंत्र, जबकि पिछला भाग जो होता है वो फर्श से जुड़ा होता है। जीभ की ऊपरी सतह पर क्या होता है, स्वाद कलियां होता है, जो स्वाद पहचानने में सहायक होता है। जब कोई पदार्थ खा रहे होते हैं तो कैसा पता चलता है कि मीठा है कि तीता है कि खट्टा है, तो स्वाद कलियां डिसाइड करता है। जो हमारे शरीर के जो जीव होता है अंदर मुख गुहा में, वो मुख गुहा के शरीर के अंदर जो मुख गुहा है उसके अंदर जो जीव है, तो जीव के ऊपर कैसा होता है, तो उसके ऊपर स्वाद कलियां होता है। जिसका जैसे अगर ये जीव आपका है ना, तो उस पर देखिएगा इस तरह के दानेदार करके आपको होगा, जो हाँ इस हिसाब का आप स्वाद कलियां खा सकते हैं। अगर इसमें क्या हो तो देखिएगा, अगर क्या पता था दांत के बारे में, किसके बारे में, तो दांत के बारे में बोले। जीव क्या होता, क्या दूसरा क्या होता है, तो दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है। दांत का काम क्या है, तो दांत क्या है, दांत ऊपर और नीचे जबड़ों में दोनों होता है। ऊपर भी दांत ऊपर भी होता है, नीचे होता है। बोल रहा है कि दांत ऊपर और नीचे के जबड़ों में मसूड़ों से जुड़े रहता है। तो हमारे दोनों को जो दांत होता है वो ऊपर के मसूड़ा से जुड़ा रहता है और नीचे के मसूड़ा से भी वो जुड़ा हुआ रहता है। अगर जुड़ा नहीं रहा तो कभी निकल के कोई भी थोड़ा सा हार्ड पदार्थ खाएंगे, कोई भी हार्ड चीज है ना खाएंगे, तो क्या करें, नोचेगा, अगर क्या होगा, बाहर, है ना। लेकिन जब मसूड़ों से जुड़ा होता है तो बाहर नहीं निकल पाता है। उसके बाद क्या है, दांत के प्रकार को बढ़ेंगे तो दांत के 3 भाग के कौन कौन होता है, तो पहला मूल, दूसरा ग्रीवा और तीसरा क्या होता है, तो शिखर होता है। यानी हर दांत के 3 भाग होता है। किसके, दांत के कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। जो पहला मूल होता है, जो मसूड़ों में धासा भाग होता है। मसूड़े के अंदर क्या होता है, वो धासा होता है। ग्रीवा क्या है, तो दांत और मसूड़े के बीच का भाग होता है। दांत और मसूड़े के जो बीच का भाग होता है उसको ग्रीवा बोलते हैं। शिखर बोलेंगे तो जो बाहर दिखाई देता है, दांत भोजन को चबाने, काटने और पीसने में जो मदद करता है, ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, वो तो शिखर कहलाता है, यानी ऊपरी भाग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब दांत के प्रकार के बारे में तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे। दांत के प्रकार क्या है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, तो मनुष्य के मुख गुहा में एक 4 प्रकार के दांत पाया जाता है, जो विभिन्न कार्यों के लिए होते हैं। अलग अलग कार्य के लिए सभी दांत का काम क्या है, वो तो अलग अलग है। प्रकार और उनका कार्य जानेंगे। पहला प्रकार देखिए कौन कौन प्रकार है, वो तो पहले जिसको हम लोग बोलते हैं कतरनक, जिसको हम इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइजर। दूसरा बोलते हैं भेदक, जिसको क्या बोलते हैं, तो केनाइन बोलते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको हम लोग अग्र चवर्णक कहते हैं। और चौथा होता है मोलर, हम जिसको चवर्णक कहते हैं। यानी इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और चौथा क्या होता है, मोलर होता है। सभी के कार्य क्या है, तो इंसाइजर का जो काम होता है बाबू, वो भोजन को काटने के लिए, जो ऐसे हम लेते हैं, ये पहला भाग होता है, उसको क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। दूसरा भोजन को फाड़ने का काम किसका है, तो केनाइन का काम है। और भोजन को चबाने या जो पीसने का काम होता है वो प्रीमोलर करता है। और भोजन को बारीकी से पीसने के जो काम होता है अंदर, जो उसको चौहटा हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग मोलर का काम होता है। यानी 4 दांत और चारों का काम अलग अलग, किसी को काटना है, किसी को फाड़ना है, किसी को पीसना है, तो किसी को चबाना, किसी को पीसना, सबका काम अलग अलग इसमें आपको है।
और इसमें वो क्या है, किसमें लिखा है कि मनुष्य के अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर के दांत की बात करेंगे, मुख गुहा के अंदर, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा के अंदर कुल कितने दांतों की संख्या होता है? तो 32 होता है, जिनमें ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में दांत क्या होता है? बराबर, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे दोनों मिलाकर कितना होता है? तो 32 दांत होता है। ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। उसके बाद उसका ध्यान रखिएगा, क्या है? बता दें कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उसका क्या है? अब इसमें देखिएगा वो लिखा हुआ है इनामल। क्या है? इनामल्स के बारे में। तो इनामल्स क्या होता है? तो दांतों के ऊपर, किसके ऊपर? तो दांत के जो ऊपर होता है, वो दांतों के ऊपर एक कठोर एवं चमकदार सफेद परत पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनामल कहते हैं। यह शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है और दांतों को बाहरी क्षति से क्या करता है? ये बचाता है। यानी बाहर दांतों को जब बाहर से क्षति होने का संभावना होता है, उसको बचाने का काम कौन करता है? तो इनामल्स करता है। उसके बाद क्या है? दांत स्थिति क्या होता है? तो दांत स्थिति में देखिएगा क्या स्थिति में क्या है, देखते हैं। दांत स्थिति में क्या है कि जब व्यक्ति मीठी वस्तु, किसके बाबू? कि जब व्यक्ति मीठी वस्तुएं जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाता है और दांतों की सफाई नहीं करता है, तो क्या होता है? शक्कर दांतों से चिपक जाती है, दांतों के अंदर चला जाता है, जो इस शक्कर पर बैक्टीरिया क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जो इनामल पर असर डालकर उसे नरम कर देता है। इससे दांत में धीरे धीरे छिद्र बन जाता है, जिसे हम लोग दंत अस्थिति या तो कैविटी कहते हैं। जब कोई मीठी पदार्थ खाते हैं तो खाने के बाद दांतों का अच्छे से सफाई नहीं करते, क्योंकि जब मीठी पदार्थ खाते हैं चिपचिपा होता है ना, तो हमारे दांतों में क्या करता है? वो फंस जाता है। तो फंस जाने के बाद जब उसको सफाई नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? तो हमारे दांत को क्या बनता जाता है? तो अम्ल बनाता है। क्या करता है? तो एक बैक्टीरिया बन जाता है, जो बैक्टीरिया पर बैठने के बाद वो अम्ल बनाता है, और अम्ल बनाने के बाद धीरे धीरे हमारे दांत पर क्या करता है? वो अपना काम करता है, छिद्र बनाता है, जिससे कि दांत दर्द होना शुरू होता है, दांत में कई तरह की समस्या आना शुरू हो जाता है। अब ये अधिकतर आपको छोटे छोटे बच्चों में भी आपको देखने को ज्यादा मिलता होगा, कि छोटे बच्चे इस चीजों को ज्यादा सीख होते हैं, ज्यादा चॉकलेट्स खाना, मीठी मिठाई खाना, है ना। तो यहाँ तक कि अब बहुत ऐसे यंगेस्ट पीपल्स भी ऐसा है जो इन क्रियाओं पर ध्यान नहीं देता, जिनको कम उम्र में भी दांतों की समस्या उनको अधिक देखने को मिलता है। तो वी केयरफुल, इससे आप अवेयर है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका। इसमें दंत पलक के बारे में, किसके बारे में? चलिए लास्ट देख रहे हैं। तो थोड़ा सा दंत पलक के बारे में क्या है? तो दंत पलक क्या कहता है कि जब भोजन को महीन कण, जब भोजन कर रहे होते तो चबाने को जो महीन कण पिसाता है, तो महीन कण और बैक्टीरिया मिलकर दांतों पर एक परत का निर्माण करते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दंत पलक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी भोजन को महीन, भोजन कर रहे हो तो महीन का छोटा जो कण होता है और बैक्टीरिया दोनों मिल करके, यानी भोजन का एक छोटा सा कण और बैक्टीरिया दोनों मिलकर के दांतों पर एक ऊपर से परत बना लेता है, परत का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दंत पलक कहते हैं। उसके साथ साथ चलिए आगे रहेंगे हम लोग किसके बारे में? तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? एपिग्लॉटिक्स के बारे में। किसके बारे में? तो एपिग्लॉटिक्स के बारे में क्या है? तो एपिग्लॉटिक्स में क्या है बाबू? तो कंठ द्वार के ऊपर, यानी जो कंठ होता है वो कंठ द्वार के ऊपर स्थित एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। यह भोजन निगलते समय श्वास नली को क्या करता है? ढक देती है, जिससे कि भोजन जल्दी से फेफड़ा में न चला जाए। जब भोजन कर रहे होते हैं उस समय ये क्या कर देता है? जो एपिग्लॉटिक्स होता है, वो जब भोजन करते हैं, तो भोजन करते या निकलते समय जब भोजन निकल रहे होते हैं, तो श्वास नली को क्या कर देता है? तो ढक देता है, कि अगर श्वास नली को नहीं ढकाएगा तो भोजन वहां चला जाएगा, जिससे कि क्या प्रॉब्लम होगा बाबू? तो श्वास ढक देगा, जिससे कि भोजन गलती से हमारा का फेफड़ा में ना जाए, और अगर फेफड़ा में चला जाएगा भोजन, तो हमारे शरीर को क्या होगा? नुकसान होगा, है ना। उसके बाद क्या है? ग्रास नली। तो ग्रास नली में क्या है? ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली के मुख गुहा में, यानी मुख गुहा में चबाया गया भोजन, यानी मुंह में जो भोजन लेते हैं, मुंह में जितना भी चबाया गया भोजन होता है, चबाया गया भोजन निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में प्रवेश करता है। यह एक लंबी मांसपेशिया नली होती है।
हमारे शरीर में एक लंबी मांसपेशी एक नली के जैसा होता है, जो मुहुआ से होते हुए कहा जाता है तो ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। यह एक लंबी मांसपेशी के जैसे नली होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो पता है इसमें कि इसके दीवारों में लाड़ों के समान संकुचन और क्या होता है, तो शिथिलन होता है, जिसे कि क्रमाकुंचन कहते हैं। यह संकुचन भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। इन ग्रास नली कहां पहुंचा देता पूरा, तो आमाशय तक इसको आपको पहुंचा देता है। चलिए क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में पूरा आपको बता दिया आमाशय के बारे में। अब हमारा है कहां बाबू, ध्यान दीजिएगा। हाँ, किसका, तो ग्रास नाली भोजन क्या करता है, कहां पहुंचाता है, तो ग्रास नाली जो भोजन करते हैं वो ग्रास नाली द्वारा हमारा करके मुंह कार से कहां चला जाता है, तो अमाशय तक चला जाता है। तो चलिए अमाशय जाता है। बाकी अब आपका बचा अमाशय के बारे में, है ना। तो चलिए यहाँ देखो 1 शॉट में आपका कंप्लीट हुआ, बाकी बचा अमाशय, है ना। तो अमाशय की पूरी क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगले शॉर्ट्स में। ये आपका लेक्चर नंबर 1, किसमें, लेक्चर नंबर 1 में आपके यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला आपको अमाशय से हम आपको पूरे डीपली में अगले लेक्चर 2 में आपको बताएंगे अगले दिन। तो जब तक कि आप इसे देखिए समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जब तक फिर से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब तक कि जय हिंद।